इस नवंबर आपके पसंदीदा वक्ता और यूट्यूबर्स मिलेंगे एक ही जगह, जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 में 7, 8 और 9 नवंबर। जी हां, राष्ट्रवादियों का महाकुंभ इस साल वापस आ रहा है। आज ही रजिस्टर करें। आप मिल सकते हैं गौरव आर्य, राजीव नारायणन, आदि अचिंत, अजय रैना, मीनाक्षी जैन, एक्स मुस्लिम साहिल, तहसीन पूनावाला, कंचन गुप्ता और 100 से अधिक वक्ता से। और यदि आप इस कार्यक्रम में आने में असमर्थ हैं तो आप इस कार्यक्रम में सहयोग दे सकते हैं। आपकी मदद से 40% धनराशि पूर्ण हो चुकी है। इस कार्यक्रम को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है और आपके सहयोग से ही एक हिंदू इकोसिस्टम बनेगा और एक सफल कार्यक्रम होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए और डोनेट करने के लिए नीचे लिंक दिए हुए हैं और आप सपोर्ट के लिए स्क्रीन पर दिया QR भी स्कैन कर सकते हैं। इसका पता किसी को नहीं था। ये जो बाद में बीच में बात हो रही थी कि साहब की क्या बात है, जो चीन से भारत के जो संबंध हैं वो अचानक सुधरने लगे हैं, अचानक मोदी जी ने इशारा कर दिया है। और उसके बाद पहले हमारे डॉक्टर जयशंकर जो थे वो गए थे चीन, और उसके बाद फिर वांग यी अभी भारत आए थे। न केवल मोदी जी तियानजिन जा रहे हैं, जो कि बीजिंग से मुश्किल से 100 मील दूर है, वो तियानजिन जा भी रहे हैं, और उनको और व्लादिमीर पुतिन को, जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन दोनों को शी जिनपिंग एयरपोर्ट पर पर्सनली रिसीव करेंगे। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज पूरे विश्व में चर्चा हो रही है शी जिनपिंग के उस पत्र की जो उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को लिखा था। और वो पत्र जो उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को लिखा था, उसके बारे में किसी को जानकारी थी नहीं। अभी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग से भी bloomberg.com में एक आर्टिकल छपा है जिसमें बताया कि साहब कि शी जिनपिंग ने चिट्ठी लिखी थी द्रौपदी मुर्मू को और उनसे कहा था कि भाई चीन और भारत को बिल्कुल पास आना चाहिए और अमेरिका को मिल के रेजिस्ट करना चाहिए, उसका प्रतिरोध करना चाहिए। और आप ये देखें कि ये बात तब कही थी जब सबसे पहले ट्रंप ने चीन को निशाना बनाया था। जी हाँ, चीन जो था वो ट्रंप का पहला निशाना था। आते ही फेंटेनिल के नाम पे और अनफेयर ट्रेड बैलेंस के नाम पे और इस पे उस पे करके दुनिया भर के टैरिफ उसने अपने जो इमरजेंसी प्रोविजन वो इन्वोक करता है उसको लेके कर डाले थे। लेकिन इसका पता किसी को नहीं था। ये जो बाद में बीच में बात हो रही थी कि साहब की क्या बात है, जो चीन से भारत के जो संबंध हैं वो अचानक सुधरने लगे हैं, अचानक मोदी जी ने इशारा कर दिया है। और उसके बाद पहले हमारे डॉक्टर जयशंकर जो थे वो गए थे चीन, और उसके बाद फिर वांग यी अभी भारत आए थे। और उसका जो ये प्रोसेस जो चला, उसका उत्कर्ष ये है कि अब न केवल मोदी जी तियानजिन जा रहे हैं, जो कि बीजिंग से मुश्किल से 100 मील दूर है, वो तियानजिन जा भी रहे हैं, और उनको और व्लादिमीर पुतिन को, जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन दोनों को शी जिनपिंग एयरपोर्ट पर पर्सनली रिसीव करेंगे। आज तक ऐसा नहीं हुआ है। आज तक मतलब 1962 के बाद से आज तक ऐसा नहीं हुआ है। तो इससे ये पता चल रहा है कि भाई हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो वास्तव में पीस प्राइज़ के अधिकारी हैं। लेकिन अब नोबेल प्राइज़ कमेटी जो है वो उनको नोबेल पीस प्राइज़ दे या नहीं दे इसका तो पता नहीं। लेकिन मुझे ये लगता है कि मोदी जी को निश्चित रूप से ट्रंप को एक पीस प्राइज़ दे देनी चाहिए, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ही है। उसमें डोनाल्ड जानबूझ के कह रहा हूँ, अगर आपको लग रहा हो कि मैं मिस प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मुझे डोनाल्ड बोलना आता है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनको एक इंडिया पीस प्राइज़ इंस्टीट्यूट करनी चाहिए अपने को। इंडिया पीस प्राइज़ उसका थोड़ा सा अच्छा सा उसका अवार्ड भी रखना चाहिए। $100 मिलियन रख दो। $100 मिलियन के लिए तो ट्रंप कहीं भी चला जाएगा। हाँ, वो इतना ही लालची है। वो चारों तरफ जो है वो जीभ लपलपाता घूमता रहता है।
तो $100 मिलियन का एक अवार्ड रख दो, इंडिया पीस प्राइज़ कह दो उसको, या आप उसको और भी कहना चाहो तो आप उसको गोडसे पीस प्राइज़ कह दो। वो नहीं भी आप ये कहना चाहते हो, चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी पीस प्राइज़। तो अटल बिहारी वाजपेयी पीस प्राइज़ आप डोनाल्ड ट्रंप को दे दीजिए। और डोनाल्ड ट्रंप को इसलिए दे दीजिए कि उन्होंने जो असंभव था वो संभव कर दिखाया है। उन्होंने भारत और चीन की आपसी बातचीत एक हाई लेवल पे आरंभ करा दी है, और यहाँ तक कि भारत और चीन लगभग तैयार हो गए हैं कि वो अपने जो वर्तमान के जो मतभेद हैं उनको किनारे पर रखते हुए और एक साथ विश्व में रणनीतिक रूप से एक साथ चलेंगे। जो बड़े डिफरेंसेस हैं उसमें चाइना की तरफ से ऑब्जेक्शन आता है कि साहब कि आप हमारा वन चाइना नहीं मानते, भारत उसका काउंटर करता है कि आप वन इंडिया नहीं मानते। आप जम्मू कश्मीर में उंगली करते हैं, वो कहते हैं कि साहब कि जम्मू कश्मीर भारत का अंग नहीं है, जम्मू कश्मीर में आपने स्टेबल, जम्मू कश्मीर के जो निवासी थे उनको स्टेपल्ड वीज़ा इशू करना आरंभ कर दिया। अरुणाचल को आप कहते हैं कि साहब वो भी आपका है। तो जब आप वन चाइना वन इंडिया नहीं मानते तो वन चाइना हम कैसे मान सकते हैं? इसको लेके वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन उन्होंने, ये भी बड़ी बात है ध्यान रखने की, कि उन्होंने फॉर द टाइम बिंग, अभी के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है ये हमारी संबंधों में व्यवधान नहीं है, ये हमारे डिफरेंसेस हैं, ये व्यवधान नहीं है। जैसा कि डॉक्टर जयशंकर ने भी कहा था कि भाई कंपटीशन शुड नॉट बिकम कॉन्फ्लिक्ट, और जो डिफरेंसेस हैं दे शुड नॉट बिकम डिस्प्यूट्स। तो वी कीप आवर डिफरेंसेस, वी डू नॉट अलाउ देम टू बिकम डिस्प्यूट्स, एंड वी compete at a fair level according to rules based order। रूल्स बेस्ड ऑर्डर किसका होगा? ये रूल्स बेस्ड ऑर्डर अब ब्रिक्स का होगा। और ब्रिक्स को भी, इसके लिए भी एक अवार्ड ब्रिक्स को भी रखना चाहिए, ब्रिक्स कंसोलिडेशन अवार्ड, कि भाई कौन कौन जो भी ब्रिक्स को कंसोलिडेट करने में जो भी मदद करेगा, जो भी सहयोग करेगा, जो भी योगदान करेगा, उसको एक ब्रिक्स कंसोलिडेशन प्राइज़ दी जानी चाहिए। और जिसको भी आप $100 मिलियन से लेके $500 मिलियन का आप अवार्ड रख सकते हो, और वो भी आपको डोनाल्ड ट्रंप को देना चाहिए। क्योंकि ब्रिक्स का तो ये हाल था कि एक लूज ग्रुपिंग थी। ना केवल ये एक लूज ग्रुपिंग थी, इसका सेक्रेटेरिएट भी नहीं था, इसका कोई हेडक्वार्टर भी नहीं था। लेकिन अब जो स्थिति बना दी है, तब तक मुझे लगता है कि अगला जो ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला है वो भारत में होगा। उस ब्रिक्स के सम्मेलन तक हो सकता है इसका हेडक्वार्टर भी हो जाए और इसकी सेक्रेटेरिएट भी हो जाए। नेचुरली जो इसकी सेक्रेटेरिएट होगी वो इसके हेडक्वार्टर में ही होगी, और वो हो जाए तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा हमको। और जो मैं सुन रहा हूँ अभी, ये आरंभिक बातचीत है कि चूँकि ब्रिक्स बैंक जो है वो शंघाई में है, चाइना में दे दिया गया था, इसलिए जो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है वो संभवतः भारत में आ सकता है। तो भाई हम तो ब्रिक्स हेडक्वार्टर लेके बहुत राज़ी हैं। अब ट्रंप अपना टैरिफ हमें दे या नहीं दे, उससे हमें क्या अंतर पड़ रहा है? ट्रंप बाबू अपना टैरिफ लगा के घूमते रहे। उधर ट्रंप के जो लोग हैं वो अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। उनके एक फॉरेन काउंसिल है, उसके जो हेड हैं वो बोल रहे हैं कि इफ इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू बच, डोनाल्ड ट्रंप इज़ ऑल्सो नॉट गोइंग टू बच। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की समस्याएं दूसरी हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर करवाया, वहाँ से भारत की जो, भारत तब तक जो था वो उसको बहुत सामान्य प्रक्रिया में ले रहा था। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे भारत में इंटरफेयर करने का प्रयास किया, तब कह दिया गया उनको कि दिस फार एंड नो फर्दर, दस फार एंड नो फर्दर, आपको हम भारत में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देंगे। भारत के एग्रीकल्चर बाज़ार पर सबसे अधिक नज़र है ट्रंप की, बाकी सब तो कहानियाँ हैं। जो
डोनाल्ड ट्रंप ट्राई कर रहा है वो ये है कि साहब कि जिस तरह से हमने बाकी सबको दबा लिया, यूरोपियन यूनियन को दबा लिया, हमने चाइना को छोड़ के सबको दबा लिया, जापान को दबा लिया, कोरिया को दबा लिया, और न केवल उनको दबा लिया, उनके साथ डील करके रोज़ उनको धमकाते भी रहते कि हम अभी इतना लगा देंगे, हमें भी उतना टैरिफ और लगा देंगे। तमाशा जो करता है वो करता है। तो फिर स्कॉट बेसेंट आते कहते हैं कि नहीं नहीं वी कैन स्टिल वर्क टुगेदर। उधर फिर पीटर नवारो फिर बकवास करता है। पीटर नवारो, जिसको जेफरी सैक्स ने कहा है कि हैड आई बीन हिज प्रोफेसर ही वुड नॉट हैव गॉट हिज PhD, आई वुड हैव फेल्ड हिम। जिस तरह की वो बातें करता है, तो इस तरह के जो ये फेलियर लोग हैं वही डोनाल्ड ट्रंप की चमचागिरी में डोनाल्ड ट्रंप से भी ज़्यादा आवाज़ें निकालते हैं और निकालते रहेंगे। ये तब तक निकालते रहेंगे जब तक कि डोनाल्ड ट्रंप की अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरह से विनष्ट ना हो जाए, जिसके कि अब साइंस दिख रहे हैं। क्योंकि लोग बाग बोल रहे हैं, खुले में आके बोल रहे हैं कि साहब हमारी ऐसी तैसी हो गई, हमारे जो है वो ग्रोसरीज़ के दाम बढ़ गए, हमारी कॉफ़ी के दाम बढ़ गए, हमारे कपड़ों के दाम बढ़ गए, हमारी फर्निशिंग्स के दाम बढ़ गए, हमारे फर्नीचर के दाम बढ़ गए। दवाइयाँ अभी एग्जम्प्टेड हैं, इसलिए दवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन भारत ने दवाइयों पर धीरे धीरे रोक लगानी शुरू कर दी है और दवाइयों को दूसरे डेस्टिनेशंस पर भेजना शुरू कर दिया है। टेक्सटाइल्स का मैंने आपको बताया ही था, मिशन 40 वाला जो मामला है वो मिशन 40 का हो जाएगा। और जेम्स एंड ज्वेलरी जो है वो अब यूरोप, हो सकता है कि जो बड़ी मार्केट है वो यूरोप बन जाए। तो यूरोप में जेम्स एंड ज्वेलरी की अच्छी मार्केट है। यूके में, क्योंकि बहुत सारा ट्रेड यूके से शिफ्ट हो गया था, वो ट्रेड अब यूके वापस आ सकता है। कि आज भी जो डीप स्टेट का जो ओल्डेस्ट एस्टेब्लिशमेंट है वो यूके में ही है। तो इसलिए यूके भी बड़ा प्रसन्न हो रहा है कि ठीक है, अब ये जेम्स एंड ज्वेलरी जो है इसका जो मेजर बूर्स है वो अब हमारे यूके में खुलेगा। तो थैंक यू ट्रम्प वंस अगेन, और वी अवॉर्ड यू इंडिया पीस प्राइज़ कि आपने भारत और चीन में समझौता करा दिया और भारत, चीन और रूस को बिल्कुल निकट, नज़दीक और क्लोज ला दिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।